हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये डेवलपमेंट के ऊपर आखिरी वीडियो है। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक व्यक्ति का विकास केवल उसकी आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। अन्य तत्वों में हमने देखा था कि व्यक्ति के कि वो किस प्रदेश में रहता है, काम उसका किस प्रकार का है, इन चीज़ों की बात की थी। जैसे हमने उदाहरण हरियाणा, केरल और बिहार का लिया था। तो उसके अलावा भी कुछ सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं जिसका हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास कुछ सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। जैसे हरियाणा में औसत व्यक्ति की जो आय है और केरल की जो औसत व्यक्ति की आय है उससे अधिक है हरियाणा के अंदर, लेकिन कुछ क्षेत्रों में केरल से हरियाणा पीछे भी है। अगर हम बात करें कि कुछ क्षेत्र में केरल पीछे है, जैसे हमने बात की थी कि औसत आय में तो हरियाणा आगे है, लेकिन अगर हम बात करें साक्षरता दर की, हम बात करें मृत्यु दर की, तो इसमें हमारा केरल आगे है और बिहार इन दोनों में पीछे है और हरियाणा भी इनमें पीछे है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक आंकलन से मापी नहीं जा सकती। अब हम बात करते हैं कि विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है सार्वजनिक सुविधाएं, कि जो हमारे समाज में एक व्यक्ति जहाँ रहता है उसको किस प्रकार की वहाँ रहने की सुविधा मिल रही है। तो एक बात लीजिए कि आवश्यक नहीं है कि जब आपके पास जेब में पैसे हो वो सब वस्तुएं और सेवाएं खरीदें जिससे आपको एक बेहतर जीवन की आवश्यकता हो सकती है। आप ज़रूरी नहीं है कि पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल, नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे वस्तु और सेवाओं के बारे में, कि आप पैसों से एक शुद्ध वातावरण नहीं खरीद सकते। एग्जाम्पल हम उदाहरण देखते हैं कि जो हमारे पास वातावरण है उससे आप एक शुद्ध वातावरण नहीं खरीद सकते। शायद आपको ये अभी समझ नहीं आया होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, माना कि आप एक गांव में रहते हैं। हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक गांव में रहते हैं जहां पर सिर्फ एक बच्चा ही स्कूल जाना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, हाँ, स्कूल जाना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है तो चला जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही बच्चा है और स्कूल जाना चाहता है तो वह स्कूल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके गांव में स्कूल नहीं है तो क्या होगा? अगर उस बच्चे के गांव में स्कूल ही नहीं तो क्या होगा? वो स्कूल नहीं जा पाएगा। अगर उसके माता पिता उसे शहर या बाहर किसी भेज सकते हैं तो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। अगर वो नहीं भेजते हैं तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर उसके पेरेंट्स को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है या उनका बिल्कुल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, वो शहर नहीं जा पाएगा और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। कि अगर एक बच्चा है, वो बिल्कुल पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक सुविधाओं की वजह से या स्कूल ना होने की वजह से वो नहीं जा पा रहा है, वो बाहर भी नहीं रह पा रहा है, तो उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार हम बात करते हैं कि यहाँ हमने बात की थी कि एक बच्चा है, ऊपर बात की थी हमने कि एक ही बच्चा है। अब यहाँ हम करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं और वो चाहते हैं स्कूल जाना, लेकिन वहाँ स्कूल नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, उन बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था कर देगी, या कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति वहाँ स्कूल खोल देगा या वहाँ स्कूल बना लेगा और बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर एक बच्चे के लिए स्कूल होना मुश्किल था तो यहाँ बहुत सारे व्यक्ति जब काम करना चाहते हैं या कोई बहुत सारे व्यक्ति चाहते हैं तो वो चीज़ बन जाती है। शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इससे आगे। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत अन्य बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति अगर चाहता तो कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप अकेले तब पढ़ पाए हैं जब समाज के अन्य व्यक्ति वही काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों का एग्जाम्पल लिया था कि वो बच्चा तब पढ़ पाया जब अन्य बच्चे उसके साथ पढ़ने के लिए तैयार थे, जब वो चाहता था कि वो अन्य बच्चे भी उसके साथ पढ़ें। बहुत सारे बच्चे उसके साथ पढ़ना चाहते थे। और इसके बाद अगर आपको बताएं कि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। कि हम बहुत बार कह देते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार हम बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं देती, उनके लिए वर्दी उपलब्ध नहीं करवाती, और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले।
कि हम बार बार कह देते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्हें इस तरह का काम करना चाहिए। और अभी भी अगर हम बात आगे करें, अगर जो हम बात सरकार करें है ऐसे वो क्षेत्रों सारी की सुविधाएं जहां बच्चे आसानी अभी से स्कूल उपलब्ध नहीं जा नहीं पाते, करवा पाते। मुख्य तौर पर लड़कियां अतः हाई विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, जिसकी बात है कि जो लड़कियां हैं आज भी समाज उनको बाहर निकलने से रोकता है। ये बात उस वक्त की है जब थोड़े समय पहले की है। आज तो हमारे समाज के अंदर लड़कियां स्कूल जाती हैं, विद्यालय जाती हैं बिल्कुल, और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं और बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया है। ये बातें थोड़े से पहले समय की है जहाँ लड़कियां बाहर नहीं जाती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि समाज में जो सरकार है या जो समाज है उनको प्राप्त सुविधाएं नहीं दे पाते थे। इस वजह से वो घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनको घर में ही रखा जाता था। घर के कामकाज के लिए उनको सिखाया जाता था कि वो केवल घर के ही कामकाज करें, इसके अलावा उन्हें और प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। देखिए आगे अब, जैसे कि हम बात करते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, मतलब सबसे कम बच्चे वहाँ मरते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक जो हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है और वहाँ पर स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी दोनों सही मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इस वजह से वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है। अगर हम बात करें उसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है हमारी जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंग्लिश में अगर हम कहेंगे, जो हमारे यहाँ सरकारी अनाज की जो दुकानें होती हैं उसके बारे में बताया गया है, जो अनाज बांटने का कार्य करती हैं। उसके लिए कहा गया है कि वो सही तरह से कुछ राज्यों में विशेष काम करती हैं, जिनकी वजह से सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे राज्य में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अगर ये सब सही काम करते हैं, अगर ये हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही काम करती है, तो लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर तो ये दोनों ही सुधरेंगे। अब आगे देखते हैं कि तालिका दी गई है। जैसे कि तालिका में दिखाया गया है कि इसमें हम दो देशों की आपस में कंपेयर करेंगे, जिसमें कुछ देश दिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले इस तरफ से श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। इन देशों का यहाँ पर तुलना की गई है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये 2014 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत के देश और उसके पड़ोसी देश हैं उनका आंकलन है, जिसको कंपेयर किया गया है। हम यहाँ बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2016 की। जो 2016 में मानव विकास का सूचकांक आया था, ये डाटा उस पर आधारित है। इसके अंदर अगर आपको बात करें कि HDI में अभी तक कुल देशों में से 188 देश HDI में शामिल हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि पहले सकल राष्ट्रीय आय USA प्रति डॉलर, अमेरिका की आय के अनुसार इसके अंदर अमेरिका डॉलर में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति की बात करें 10,789 है, भारत की बात करें 5,663 है, म्यांमार की बात करें 4,943 है, पाकिस्तान की बात करें 5,031 है, नेपाल की बात करें 2,037 है और बांग्लादेश की बात करें 3,341 है। दूसरी बात करते हैं जन्म के समय सीमांत आयु कितनी है, कि उस देश में 2015 में श्रीलंका में 75% थी, भारत में 68 थी, म्यांमार में 66.1 थी, पाकिस्तान में 66.4 थी, नेपाल में 70 थी और बांग्लादेश में 72 थी। अब विद्यालय में जो 25 वर्ष है उससे अधिक आयु के 2015 में श्रीलंका में 10.9 थी, भारत में 6.3 थी, म्यांमार में 4.7 थी, पाकिस्तान में 5.1 थी और नेपाल में 4.1 थी और बांग्लादेश में 5.2 थी। उसी प्रकार हम HDI का क्रमांक ये 2016 के अनुसार है। अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग मापन इसका दिया हुआ है, ये बात आती है रैंक के अनुसार। जैसे आपको पता है कि अगर रैंक की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही बढ़िया होगा। जैसे बात है 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 1 सबसे ऊंचा रैंक है, 2 उसकी तुलना में ज़्यादा है, 3 उसकी तुलना में ज़्यादा है। तो रैंक में जो हम बात करते हैं कि जो पहला रैंक है, जो फर्स्ट रैंक आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे श्रीलंका का सबसे रैंक है 73, ये सबसे अच्छी स्थिति में है। भारत का है 131, तो भारत की तुलना में जो हमारे श्रीलंका है
वो अच्छी स्थिति में हैं मानव विकास सूचकांक के आंकलन के अनुसार। जैसे इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय आय इसकी 10,789 थी, श्रीलंका की बात करते हैं, और भारत की बात करते हैं तो 5,663 थी। ये दोनों में क्रय शक्ति के अनुसार है कि जो वो पावर करते थे। यहाँ अगर हम बात करें जन्म दर की, जन्म दर में भी कितना अंतर है। यहाँ 75 वर्ष की आयु के और 68 वर्ष की आयु के, और यहाँ विद्यालय में देखिए ये 10.9 के हैं और हम भारत के अंदर 6.3 के हैं। और इनका आंकलन देखिए, भारत का 131वां स्थान है, श्रीलंका का 73वां स्थान है। ऐसे ही बात हम आते हैं भारत के फिर म्यांमार की, कि म्यांमार के अंदर किस प्रकार की है। और इन सब के बाद हम जो इनमें आंकलन करते हैं वो आंकलन ये है कि एक तो हम यहाँ पर इनकी जन्म की संभावित दर को शामिल करते हैं, दूसरा हम यहाँ सभी की आय को डॉलर में मापते हैं ताकि इसकी तुलना आसानी से की जा सके और दूसरे वस्तुओं की चीज़ के बारे में पता ला सके। अब आता है हमारा इसके बाद धारणीय विकास। धारणीय विकास होता क्या है? धारणीय विकास सही प्राय है कि जो हमारे पास वर्तमान में संसाधन है उनका हम इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी में उनको बचा के रख सकें। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके अंदर कुछ लाइनें लिखी हैं, इनसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हम उनका असंतुलित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। असंतुलित होता है कि उनका आपस में संतुलन नहीं है कि हम कितनी मात्रा में उनका प्रयोग करें और कितनी मात्रा में उसके लिए इस्तेमाल करें, उसका दोहन किया जा रहा है। अब दूसरा आता है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो संसाधन हमें मिले हैं प्राकृतिक से, ये हमारे मुफ्त के हैं, ये फ्री मिले हैं और आने वाली पीढ़ियों को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब भविष्य में इनकी जो ज़रूरत है हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम इनका अपनी मन मर्जी से, अपने मर्जी के अनुसार इनका लगातार प्रयोग करते जाते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो भविष्य में अगर हम ऐसे साधनों का उपयोग करते रहे तो ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। ये है हमारा यहाँ बात आती है कि धारणीय होता क्या है। धारणीय विकास को जैसे कि यह गलत धारणा है कि ऐसे में बहुत से प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम कोयले की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। जो संसाधन हमारे पास आज उपलब्ध हैं हमें उनका कम से कम या लिमिट मात्रा में उपयोग करना चाहिए। हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो हमारे पास वर्तमान के समय में भविष्य के लिए जो है बचा कर रखना चाहिए, और जो हम इसको भविष्य में बचा कर रखेंगे इसे ही हम कहते हैं धारणीय विकास। कि जो हमारे पास संसाधन हैं वर्तमान में संसाधन है उनका इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आने वाला भविष्य में भी उनका उपयोग किया जा सके। हमें विश्व में अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया था, हमें उसने अपने बच्चों से उधार लिया है। जो हमें ये विश्व है हमने अपने किसी से उत्तरदायित्व या पूंजी के रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ। कि हम बात करें कि जो हमने चीज़ें ली हैं हमने अपने बड़ों से ली हैं, उन्होंने उनके बड़ों से ली थी, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों से ली गई उधार है, हम आगे एक दूसरे को दे देते हैं जो हम इन बच्चों के द्वारा पेश किया जाता है। एग्जाम्पल यही है कि जैसे आपके पास जो ज़मीन संपत्ति है वो आपके दादा पापा ने आपको दी है, ऐसे ही आप अपने बच्चों को दे दोगे। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला ही प्रश्न है। हमने जैसे पूरे लेसन में बात की थी विकास की, तो यह विकास हमेशा एक साथ चलने वाला प्रगति का है। हर व्यक्ति में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के सदस्य होने पर के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी रही है। आज तक जितने विकास के विषय रहे हैं उन पर लगातार ये चीज़ें लगातार चलती रही हैं और लगातार आगे भी ये चलती रहेंगी, क्योंकि विकास का विषय लगातार चलने वाला विषय है। थैंक यू।